नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1, यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र का ये संप्रेषण कम्युनिकेशन का प्रैक्टिस सेट 121 है और हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट जेआरएफ। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, मेरा नाम देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जेआरएफ 4 बार नेट पास। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारा ऑफिशियल ऐप ये वाला है, आप डाउनलोड कीजिएगा और पेपर 1 और हिस्ट्री की क्लास कर सकते हैं आप। ठीक है, देखो हमारे नेट हिस्ट्री के कोर्स को की 3 प्राइज हैं। 6 महीने का 3000 रुपये का है, 1 साल का 4000 रुपये का है और लाइफ टाइम का दोस्तों 5000 रुपये की मेंबरशिप है। फ्रेंड्स, में प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, पी/क्यू, थ्योरी क्लास, 30,000 सवाल मिलेंगे आपको। पेपर 1 का कोर्स मिलेगा। ठीक है, सब कुछ मिलेगा आपको केवल इतने ही प्राइस में। तो फ्रेंड्स, सबका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। शिवाजी, मीना कुमारी जी, सुमन राणा जी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, संप्रेषण के संदर्भ में शारीरिक गतिविधियों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, प्रतीक, गैर मौखिक, प्रदर्शन और काइनेसिक्स। तो पहले सवाल का जो राइट आंसर है काइनेसिक्स होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चेहरे की गतिविधियों को भावनात्मक अर्थ को संप्रेषित करती है के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? प्रदर्शन, प्रतीक, चक्षु संपर्क या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रतीक माने सिंबल, प्रदर्शन माने उनकी प्रेजेंटेशन और चक्षु आई ई कॉन्टैक्ट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो आई कॉन्टैक्ट। तो कौन सा ठीक हो जाएगा? दूसरे का प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से संप्रेषण के किस वर्गीकरण में स्पर्श को एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है? व्यापक संप्रेषण, पारस्परिक संप्रेषण, व्यक्तिगत संप्रेषण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, कौन सा राइट आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रभावी संप्रेषण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। भाषा पर पूर्ण नियंत्रण, उपयुक्त शब्दावली, आकर्षक व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर 4 है संपादित होने वाली सामग्री पर पूर्ण नियंत्रण।
तो फ्रेंड देखो, जो प्रभावी संप्रेषण जो होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वो सबसे कम जो महत्वपूर्ण बनाता है आकर्षक व्यक्ति। कल वाली क्लास में भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भाई जरूरी नहीं है कि जो जिस व्यक्ति का देखने में सुंदर हो वो अच्छा कम्युनिकेशन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने है। 10 सेकंड का समय है कमेंट करने के लिए। कितना सेकंड है? 10 सेकंड का समय आपको कमेंट करने के लिए। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए दोस्तों, आपका एग्जाम नजदीक है। ठीक है, और अब तक आपकी तैयारी फुल हो चुकी होगी। अब केवल आपको ये देखना है कि भाई कितने पानी में है आप। तो पांचवा जो सवाल है उसका राइट आंसर है, संप्रेषक को सही बोध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय श्रवण का भाग है। सक्रिय श्रवण यानी कि भाई कोई भी टीचर है और आप स्टूडेंट हो, ये कैसा माना जाएगा कि बच्चा सही तरीके से सुन रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड देखो इसमें चक्षु आई कांटेक्ट, चक्षु संपर्क भी ठीक हो जाएगा, सिर हिलाना भी ठीक हो जाएगा। यानी कि अगर टीचर कह रहा है कि भाई क्या समझ में आया, अगर बच्चा सिर हिला देगा तब भी जो है ये लगेगा कि भाई बच्चा सुन रहा है। स्पष्टीकरण मांगना कि भाई बच्चा समझ में आ रहा है, हाँ या ना में जवाब देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मूल्यांकन श्रवण सफल होता है जब हम क्या समझते हैं। क्या मूल्यांकन श्रवण सफल होता है जब हम, आपके सामने 10 सेकंड का समय है कमेंट करने के लिए। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है और आपको हम ज्यादा से ज्यादा सवाल लाने की कोशिश कर रहे हैं दिन पर दिन। ठीक है, तो सातवां सवाल है, उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई नहीं है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संदेश में निहित निगमों के बीच के भेदों को समझते हैं गलत, निष्कर्ष निकालते हैं गलत। तो मूल्यांकन का तो क्या होता है, एवल्यूटिंग, एवल्यूटिव लिसनिंग। तो चौथा भी गलत है, क्योंकि दोस्तों अगर मूल्यांकन का मतलब होता है कि जब बच्चे का रिजल्ट वगैरह आता है, ठीक है, जब बच्चे का पढ़ाई लिखाई को चेक करते हैं तो मूल्यांकन करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। आठवां सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, एक प्रभावी संदेश वाहक वह है। संदेश वाहक कह सकते हैं या संप्रेषक कह सकते हैं। एक हास्यपूर्ण वक्ता है, सेकंड अभिनय संबंधी प्रतिभा से पूर्ण हो, संप्रेषण के बारे में बहुत स्पष्ट है, मातृभाषा में संप्रेषण करता है। तो एक इफेक्टिव संदेशवाहक या कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन करने वाला कम्युनिकेटर वह होता है, कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर, यानी कि संप्रेषण के बारे में बहुत स्पष्ट हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रभावी संप्रेषण का संदेश प्राप्तकर्ता पर क्या प्रभाव होने चाहिए। भीमसेन जी वेलकम आपका, बाशिम लर्निंग हब जी वेलकम, सुमन जी वेलकम, मीना कुमारी जी, आरती देंगी जी वेलकम, नंदा कुमारी जी वेलकम, शिवाजी वेलकम। सबका स्वागत है, अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। देखो प्रभावी जो संप्रेषण होता है और वो संदेश प्राप्तकर्ता पर क्या प्रभाव डालता है कि वो इसके बारे में विचार करे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 10वां सवाल, संप्रेषण प्रभावी तभी होता है जब, तो अगर किसी का बोलना या अपने विचारों को किसी को शेयर करना तब वह प्रभावी हो सकता है जब, वाशिम जी, मैं वासिम ही नाम ले रहा हूं आपका, वाशिम।
वो आपका जो आईडी का नाम है वही शो होता है, हमें नहीं पता भी आपका क्या नाम है, वैसे तो जो आपकी आईडी पे नाम डाल रखा है वही शो होगा हमें से। तो संप्रेषण प्रभावी तब होता है जब संदेश लक्षित दर्शकों को संज्ञान में लेकर नियत या डिजाइन किया गया हो। यानी कि भाई देखो, माना दर्शक कैसे हैं, हंसने वाले हैं, रोने वाले हैं, ठीक है, या सैड मुद्रा में है, या तो किसी का, जैसे कि कई सम्मेलन में जा रहे हैं आप, ठीक है, या किसी भी पार्टी में जा रहे हैं, आपको बोलना है, तो आपको इस तरीके से बोलना होगा कि सामने वाले का जो मूड है वो किस प्रकार का है, तब उसमें क्या होगा, एकदम प्रभावी संप्रेषण होगा। ऐसा ना हो दोस्तों भाई किसी की, यानी कि किसी पार्टी में गए, वहां पर कोई इंसिडेंट हो गया, घटना घट गई, सभी उदास हैं, और आप जाओ और वहां दोस्तों हंसने लगो, तो क्या होगा, प्रभावी संप्रेषण नहीं होगा। आप हंस हंस कर किसी से बात करो तो ये अच्छी बात नहीं होती है, ये प्रभावी संप्रेषण नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 11वां सवाल, निम्नलिखित में उस व्यक्ति को सफल संप्रेषण करने वाला नहीं मान सकते। मुकेश परमार जी, वेलकम आपका। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है, पढ़िएगा और कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट लगातार पढ़ रहा हूं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि भाई क्लास अच्छी चल रही है तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से उस व्यक्ति को सफल संप्रेषण करने वाला नहीं मान सकते, क्योंकि जो केवल आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना जानता हो। दोस्तों आधुनिक के साथ में आपको पुरानी तकनीक का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, और श्रोता को ध्यान में रखे, ठीक है, सटीक और स्पष्ट ढंग से सामग्री को प्रेजेंट करे, और कभी कभी संदेश ग्रहीता से अनौपचारिक हो जाता है और स्थापित कर लेता है। तो कौन सा नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी सब ठीक है। 12वां सवाल, संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है जिसके द्वारा श्रवण में सुधार किया जा सकता है। तो फ्रेंड देखो, संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है जिसके द्वारा श्रवण में सुधार किया जा सकता है। तो इसमें देखो पहले को देखते हैं, संदेश पर पूरी तरह से ध्यान देना, बिल्कुल ठीक है। दूसरा भी ठीक है, संप्रेषण सामग्री को उपन्यास रोचक बनाना, ठीक है। स्वर को प्रभावशाली बनाना, तीनों ही ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, संप्रेषण की प्रक्रिया को किसके माध्यम से संवर्धित या इंगित किया जा सकता है। तो संवर्धित का मतलब है दोस्तों कि संप्रेषण की प्रक्रिया को किसके माध्यम से संवर्धित इंगित किया जा सकता है। अगर भाई आप अपनेपन की भावना रखोगे तो क्या होगा, तो वो क्या होगा, स्वार्थ से भर जाएगा आपका संप्रेषण, ठीक है, वो अच्छा नहीं होगा। दूसरा भी गलत है, ठीक है, क्योंकि पहला भी ठीक है, सॉरी, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यानी कि दोस्तों इन सभी कारणों से आप अपने संप्रेषण को जो है खराब कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से सक्रिय श्रवण एक्टिव लर्नर या एक्टिव लिसनिंग के प्रभाव को बढ़ाने में सबसे अधिक सहायता कर सकते हैं।
सवाल को समझिएगा। सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सक्रिय श्रवण के प्रभाव को बढ़ाने में सबसे अधिक सहायता कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, आप क्लास पढ़ा रहे हैं और आप चाहते हो कि बच्चा जो है ज्यादा से ज्यादा आपकी तरफ ध्यान दे, और जो आप पढ़ा रहे हो उसकी तरफ ध्यान दे, तो क्या करना होगा आपको? ऑप्शन नंबर डी, संदेश संप्रेषक के साथ समानुभूति या एम्पैथी का विकास। यानी दोस्तों, उसको समानुभूति का विकास करना चाहिए बच्चे के साथ में, तब जाकर क्या होगा, आपका जो सक्रिय श्रवण है का जो प्रभाव तो बढ़ जाएगा, बच्चे जो है आपकी सुनने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, दीक्षा जी वेलकम आपका। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन संप्रेषण के साथ जुड़ा हुआ नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कथन संप्रेषण के साथ जुड़ा हुआ नहीं है? देखो, माध्यम ही संदेश है, पहला ठीक है। दुनिया एक इलेक्ट्रॉनिक कोकून है, ये भी ठीक है। सूचना एक शक्ति है, तो जो इंफॉर्मेशन होता है क्या है, एक शक्ति है। जबकि जो कथन संप्रेषण के साथ जुड़ा हुआ नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी? दूर संवेदन टेलीपैथी एक टेक्नोलॉजी है, ये गलत है तो बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिकतावाद समृद्ध है, मॉडर्निज्म रिलेटेड टू न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन। मॉडर्निज्म रिलेटेड टू न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो या टेलीविजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टेलीविजन। ठीक है, अगर इसको हम कर सकते हैं दोस्तों, एलईडी कर सकते हैं, ठीक है, या इसको कर सकते हैं कंप्यूटर, कर सकते हैं पीसी, कर सकते हैं, ठीक है, या इसको हम मोबाइल भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, संप्रेषण में भाषा है। ठीक है, संप्रेषण में कौन सी भाषा है? अमौखिक कूट, मौखिक कूट, प्रतीकात्मक कूट या चित्रात्मक कूट। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, भारती शर्मा जी वेलकम आपका। संप्रेषण में जो भाषा होती है वो होती है मौखिक, यानी कि दोस्तों ओरल, ओरल होती है। क्वेश्चन नंबर 18, संप्रेषण की अंतर संबंधित श्रृंखला में विद्यमान मीडिया में बिंदुओं का किस रूप में जिक्र किया जाता है? नेटवर्क मीडिया, संयोजी मीडिया, ग्रंथिल मीडिया या बहु मीडिया। सवाल को समझिएगा। दीक्षा जी कह रही है सर इट इज ऑडियो। तो देखो, संप्रेषण की जो श्रृंखला है आधुनिक मीडिया में दोस्तों नेटवर्क के माध्यम से जुड़ी हुई है, नेटवर्क के माध्यम से। ठीक है, आप सभी जानते हो कि नेटवर्क क्या होता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1। दीक्षा जी कह रही है सर इट इज ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट, बिल्कुल राइट। तो वी कैन से इट द मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट, बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो आज के समय के जो भी आधुनिक उपकरण हैं, जैसे कि फोन हो गया, ठीक है, एलईडी हो गया, और
पीसी हो गया, ये क्या है, आज के मॉडर्न इक्विपमेंट है। सुमन जी कह रही है सत्र को एक्सप्लेन करो। देखो, संप्रेषण में जो भाषा होती है मौखिक होती है, यानी कि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो ये कौन सी होगी भाषा, मौखिक भाषा हो गई, ठीक है। ज्यादातर जो होती है संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में, ये मौखिक भाषा होती है, ठीक है। और एक होती है अमौखिक यानी कि लिखित भाषा, ये भी होती है दोस्तों, ये भी होती है, परंतु ज्यादातर जो होती है मौखिक भाषा होती है। प्रतीकात्मक यानी कि जो दोस्तों प्रतीक से संबंधित हो, ठीक है। प्रतीकात्मक मतलब जो होता है जो प्रतीक से संबंध हो या सिंबल, जैसे मैंने आपको बताया भाई कि आपको लेफ्ट मुड़ना है, सिंबल हो गया, या राइट मुड़ना है, ये भी सिंबल हो गया, ठीक है। ये भी एक भाषा होती है चित्रात्मक। जैसे कि दोस्तों मैंने कल बताया था आपको, जैसे कि बच्चा सैड है, उदास है, तो कैसा मुंह बनाएगा, उसका हम समझ सकते हैं भाई बच्चा उदास है। कोई मुस्कुरा रहा है, उसका पता चल जाएगा भाई क्या है, ठीक है। तो ये चित्रात्मक हो गया, ये सिंबल हो गया, ये जो मैं बोल रहा हूँ मौखिक हो गया, जो आप लिख रहे देख पा रहे हैं वो दोस्तों कैसा हो गया, लिखित रूप में हो गया, यानी कि अमौखिक हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निश्चयतक या फिल्टर संदेश में निहित अर्थ को प्रभावित करते हैं, यह संप्रेषण किस भाग में पाए जाते हैं। निश्चयतक या फिल्टर संदेश में निहित अर्थ को प्रभावित करते हैं, यह संप्रेषण किस भाग में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड देखो, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वक्ता और श्रोता दोनों के मन में। देखो तो इसको समझिएगा, फिल्टर क्या होता है। देखो फिल्टर का मतलब ये है कि आपके पास में ढेर सारी जानकारी है, आपके दिमाग में तो ढेर सारी जानकारी है, और आपको कहीं बोलने का मौका मिले या कहीं आपको पढ़ाने का मौका मिले, तो दोस्तों पहले आप जो बताओ बच्चों को भाई कि मैं, मेरे पास में ढेर जानकारी है, भाई आपके पास में लगभग बहुत सारी जानकारी है, काफी सब्जेक्ट जानकारी है, परंतु आप जैसे ही क्लास में जाओगे आप एक टॉपिक के माध्यम से पढ़ाओगे कि भाई मुझे जो है, मुझे क्या पढ़ाना है, मुझे किसी पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ाना है, तो बच्चे का जो माइंड होगा वो उसी टॉपिक पर पहुंच जाएगा सबको छोड़कर, ठीक है। और आपका जो माइंड है वो भी पार्टिकुलर एक टॉपिक पर पहुंच जाएगा। जैसे कि देखो टीचर जो है हिस्ट्री पढ़ा रहा है, हिस्ट्री में अकबर पढ़ा रहा है, ठीक है, और बच्चे जो बैठे हैं तो वो बच्चे क्या करेंगे, अकबर की तरफ फोकस करेंगे, ठीक है। तो यही जो कह रहा है कि भाई फिल्टर, निश्चिंत मतलब फिल्टर के भाई आपके माइंड में बहुत सारी जानकारी है और आपको फिल्टर करके बच्चों तक पहुंचाना है कोई टॉपिक के थ्रू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आई तो लाइक कीजिएगा। पवनपाल जी वेलकम। क्वेश्चन नंबर 20, जन संप्रेषण के प्रचार मॉडल का फोकस क्या होता है। जनसंपर्क यानी कि मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन के प्रचार मॉडल का फोकस क्या होता है। नकारात्मक राय, न्वेषण, ध्यान या आलोचना। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये जो शब्द है ये ऑडिशन, ऑडिएशन यानी कि समूह, पब्लिक। तो फ्रेंड देखो जैसे कि मैं आपके साथ में क्लास कर रहा हूं, ठीक है, तो आपको मैं बोल सकता हूं ऑडियस, ऑडियशन, ठीक है, ऑडियंस, ऑडियंस बोल सकता हूं ना मैं। तो जनसंपर्क मन क्या होता है, जैसे कि भाई
कोई नेता होता है, नेता, वो प्रचार करता है, तो नुक्कड़ सभा भी करता है, बड़े बड़े सम्मेलन भी करता है। माना कि कोई नेता, ठीक है, या कोई हमारा प्रिंसिपल तो बच्चों को संबोधित कर रहा है, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? तो ये कर रहा है जन संप्रेषण, यानी कि एक समय में एक से अधिक बच्चों को या एक से अधिक लोगों को जो है अपना प्रचार कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं दोस्तों ऑडिएशन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, एक निजी डायरी या रिकॉर्डिंग में लेखन किसी के विचारों और भावनाओं का कौन सा उदाहरण है? क्या दोस्तों, सवाल को समझिएगा। या आपकी कोई एक निजी डायरी है या कोई रिकॉर्डिंग है, जैसे कि आप फोन में कर लेते हैं, ठीक है, में लेखन किसी के विचारों और भावनाओं का कौन सा उदाहरण है? मध्यस्थता या इंटर पर्सनल संप्रेषण। सेकंड है मध्यस्थता संप्रेषण। एकता सरसर जी, वेलकम आपका, गुड इवनिंग। जो देख रहे हैं सबका स्वागत है, अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन दोस्तों। तो देखो, एक निजी डायरी या रिकॉर्डिंग में लेखन किसी के विचारों और भावनाओं का कौन सा दर होता है? मध्यस्थता। आप जो क्या कर रहे हो, तो उनकी निजी डायरी और आप और जिसकी निजी डायरी है उसके बीच में क्या कर रहे हो, तो आप मध्यस्थता संप्रेषण कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 22वां सवाल, इंटरनेट पर बातचीत करना संप्रेषण का कौन सा रूप है? भाई आप इंटरनेट पर बातचीत कर रहे हैं, तो वो कौन सा रूप है? पहला है मौखिक, गैर मौखिक, समानांतर या चर्चा, ग्रेप वाइन संप्रेषण। तो जब आप किसी को इंटरनेट पर बात करते हैं, देखो कभी कभी आप मौखिक भी करते हैं, कभी कभी आप गैर मौखिक भी करते हैं, यानी कि लिखित रूप में भी करते हैं। तो इसको बोलते हैं समानांतर, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। इंटरनेट पर बातचीत करना समानांतर संप्रेषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23, पारस्परिक संप्रेषण केवल तब होता है जब, कब होता है? दोस्तों आपको 10 सेकंड का समय है कमेंट करने के लिए। सवाल को देखिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब समय नहीं है कि मैं दोस्तों सवालों को भी पढ़ूं और फिर आपको कमेंट करने के लिए कहूँ। हाँ, समय बचाइए, ठीक है। तो पारस्परिक या इंटरपर्सनल संप्रेषण केवल तब होता है जब एक व्यक्ति आदित्य व्यक्ति की भांति दूसरे व्यक्ति के साथ विचार का आदान प्रदान करता है, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यानी कि एक ही आदमी ऐसा कम्युनिकेशन करता है कि किसी दूसरे के साथ में बात कर रहा हो। जैसे कि मैं दोस्तों खुद ही कुछ सोच रहा हूँ, भाई मैं कल आ जाऊंगा, जाना चाहिए, मैं बात करने लगूं अपने आप, तो उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैर मौखिक संदेशों के संदर्भ में सही है? गैर मौखिक। 10 सेकंड का समय है दोस्तों आप कमेंट करने के लिए। तो गैर मौखिक जो संदेश होते हैं वो होते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक श्रोता के लिए इनको समझना आवश्यक होता है। उसको बोलते हैं तो गैर मौखिक या लिखित, ठीक है।
25वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 25, अंतरा व्यक्तिक संप्रेषण इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन सहायता करता है। तो अंतरा व्यक्तिक या इंटरपर्सनल, जब इंसान अपने बारे में खुद को जानता है तो उसको बोलते हैं स्वयं के बारे में जानना, इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। 26वां सवाल, दो या दो से अधिक लोगों के बीच संप्रेषण को क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक लोग बात कर रहे हैं तो उस उनके बीच में जो संप्रेषण हो रहा है या वार्तालाप हो रहा है, संचार हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक संप्रेषण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, पारस्परिक संप्रेषण में आचार संहिता महत्वपूर्ण होती है, संप्रेषण में बाधा होती है, अप्रभावी होती है, या उक्त में से कोई नहीं? ज्योति पांडे जी, वेलकम। दोस्तों देखो, एक होता है इंट्रा पर्सनल, इंट्रा पर्सनल, एक होता है इंटर पर्सनल, दोनों में अंतर है। इंटर पर्सनल, ये दोस्तों जो इंटर पर्सनल है इसको बोलते हैं हम पारस्परिक, और जो इंट्रा पर्सनल है उसमें व्यक्ति खुद से जो है बात करता है, और इंटर पर्सनल में एक आदमी कभी कभी बोल बोलकर खुद से जो है बात करता है। ठीक है, दोनों में थोड़ा अंतर है। और कभी कभी तो इसमें क्या होता है कि ऐसा लगता है कि दो आदमी बात कर रहे हों, और इसमें दो या दो से अधिक भी बात करते हैं, तब भी उसको इंटर पर्सनल बोलते हैं। ठीक है, तो पारस्परिक संप्रेषण में जो आचार संहिता है वो महत्वपूर्ण होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भाई ऐसा ना हो कि भाई तीन व्यक्ति बात कर रहे हैं, एक इसको गाली बक रहा है, ठीक है, और दूसरा इससे लड़ रहा है, तीसरा इससे लड़ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रकार का जो संप्रेषण है वो अच्छा नहीं होगा। आचार संहिता कह सकते भाई एक लिमिट में रहना। तो जब हम आप पारस्परिक संप्रेषण कर रहे हैं तो आपको लिमिट में रहकर बोलना होगा। ठीक है, 28वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण को संप्रेषण मध्यस्थता कहा जाता है? अंतरा व्यक्तिक संप्रेषण यानी कि खुद से बात करना मन ही मन में, पारस्परिक दो या दो से अधिक, समूह यानी कि 10 से अधिक, सामूहिक ये भी ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण न्यूज में कौन से संप्रेषण को संप्रेषण मध्यस्थता कहा जाता है? वासिम जी कह रहे हैं न्यूज में देखने को मतलब बिल्कुल, जो डिबेट होती है ना, डिबेट, उनमें होता है आचार संहिता का उल्लंघन होता है। ठीक है, तो कौन से संप्रेषण को संप्रेषण मध्यस्थता कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सामूहिक संप्रेषण। ठीक है, मैं देखो समूह जो संप्रेषण होता है ये क्लास में भी हो सकता है। ठीक है, क्लास में भी ये खुद से बड़बड़ाना, ये दो या तीन आदमी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से सार्वजनिक संप्रेषण पब्लिक कम्युनिकेशन संरचना के अंतर्गत होती है? कौन सी होती है?
जटिल संरचना, दूसरा राजनीतिक संरचना, सुविधाजनक या औपचारिक। तो निम्नलिखित में से सार्वजनिक संप्रेषण संरचना के अंतर्गत होती है। तो कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर डी औपचारिक यानी कि फॉर्मल, एक होती है नॉन फॉर्मल अनौपचारिक। तो जब हम सार्वजनिक संप्रेषण करते हैं तो वो हमारा औपचारिक संरचना में आता है। क्वेश्चन नंबर 30, गैर मौखिक संप्रेषण में शामिल होता है भाषण देना, टेलीफोन पर बात करना, गीत गाना या हाथ मिलाना। तो फ्रेंड देखो समझिएगा, गैर मौखिक और मौखिक में क्या अंतर है। ठीक है, मौखिक का मतलब होता है ओरल, यानी कि जो मैं बोल रहा हूं, तो वो हो गया केवल मौखिक या ओरल। तो देखो भाषण देना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मौखिक। ठीक है, ये भी नहीं होगा। टेलीफोन पर बात करना, ये भी दोस्तों हम बातों के माध्यम से करते हैं, ये भी नहीं होगा। गीत गाना, तो ये भी जो है क्या होगा, मुंह से बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। देखो गैर मौखिक का मतलब होता है दोस्तों लिखित या जो है बिना बोला गया हो, यानी कि जो बोला ना गया हो उसके माध्यम से जब हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको गैर मौखिक बोलते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जब हम हाथ मिलाते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम आपस में दोस्तों क्या कर रहे हैं, मित्रगण वार्तालाप कर रहे हैं या मिल रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को दोस्तों अभिनंदन कर रहे हैं। तो ये होता है गैर मौखिक। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत नेतृत्व के उभर कर आने की संभावना सबसे कम होती है? सवाल को समझिएगा। ठीक है, आर्या विशी जी वेलकम आपका। तो सबका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। और जो भी हमारी क्लास में नए आए हैं सबका स्वागत है दोस्तों, उनका भी। और उनसे गुजारिश है कि भाई आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, देखो सवाल को समझिएगा, किस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत नेतृत्व के उभर कर आने की संभावना सबसे अधिक होती है? नेतृत्व माना कि 10 लोगों का, भाई आप किसी डीएम या पीएम या एसडीएम के पास ज्ञापन देने जा रहे हैं, आप कोई युद्ध लड़ रहे हैं और आप दोस्तों किसी को एक नेता मानोगे कि भाई ये हमारा नेता है, ये हमारा अग्रणी है, तो उसको बोलते हैं नेतृत्व। तो किस प्रकार के नेतृत्व संप्रेषण के अंतर्गत नेतृत्व के उभर कर आने की संभावना सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी छोटे समूह संप्रेषण। यानी कि दोस्तों अगर 10 व्यक्ति हैं, ठीक है, 10 व्यक्ति में भाई आप जो भी इफेक्टिव बोलने वाला होगा तो उसको ही सब आगे बढ़ाएंगे। भाई 9 बच्चे क्या करेंगे, यार तू अच्छा बोलता है तू चला गए, ठीक है, यार तू बोलता है बढ़िया तू आगे चल, और तू हमारे मास्टर से बात करेगा या तू डीएम से बात करेगा या तू उससे बात कर सकता है। तो 9 आदमी तो क्या करेंगे, उसको ही आगे बढ़ा देंगे। तो ऐसे कम लोगों की भीड़ में एक आदमी को दोस्तों जो अच्छा बोलने वाला है, अच्छा संप्रेषण करता है, उसको दोस्तों आने की नेतृत्व प्रदान करने की संभावना सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 32, मध्यस्थता मेडिएटेड संप्रेषण करने के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जाता है? वासिम जी सवाल है 40 और ये एग्जाम तक बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। ठीक है, ये एग्जाम तक बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होंगे। तो मध्यस्थता संप्रेषण करने के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जाता है?
तो फ्रेंड्स, जो नकारात्मक होता है उसको बोलते हैं दोस्तों हम आलोचना। ठीक है, देखो कभी कभी दोस्तों ये भी कहते हैं कि भाई कि माना कोई अगर किसी कहानी में, तो ये थॉट है और ये मोटिवेशन थॉट बता रहा हूं आपको, पर आपका या मेरा कोई दोस्तों आविष्कार नहीं होगा तब तक मैं मुझे ये पता नहीं पड़ेगा कि भाई मुझमें कमी क्या है। तो जिंदगी की कहानी में सभी के जिंदगी में एक या दो रोजगार जरूर होने चाहिए, चाहे वो नकारात्मक ही सही। दोस्तों वो बताएगा हमें कि हमको कैसे करना है। देखो जब मैंने शुरू किया था तो अपना यूट्यूब, सब लोगों ने क्या क्या अनाप शनाप बोला था, परंतु दोस्तों मैंने किसी को बुरा नहीं माना। मैंने ये समझा कि भाई हो सकता है मुझमें ही कमी है, और मुझमें जो कमी है, ये जो कमेंट आ रहे हैं ये मुझको बता रहे हैं कि मुझमें क्या कमी है। दोस्तों मैंने सुधार किया, ऐसा नहीं है किसी से मैंने गलत नहीं बोला, सुधार किया। और आज की डेट में आपकी कृपा से दोस्तों डिजिटल बोर्ड आ चुका है, कम से कम 3.5 लाख रुपए दोस्तों खर्च किए आपके लिए। ठीक है, तो आपकी वजह से आया है ये। उसका मतलब ये दोस्तों कि मैंने किसी का बुरा नहीं माना, मैं लगातार जो है सीढ़ियां चढ़ता गया। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक संप्रेषण के लिए उपयोग होता है? पारस्परिक मतलब होता है दोस्तों इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल। भाई जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं द्व्याधिक। दो से अधिक, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्व्याधिक, दो से अधिक, द्व्याधिक संप्रेषण। जब दो या दो से अधिक लोग बात कर रहे हो तो उसको बोलते हैं पारस्परिक संप्रेषण या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 34, गैर मौखिक संदेश व्याख्या व्यापक रूप से किस पर निर्भर करती है? धन्यवाद जी दीक्षा जी। तो गैर मौखिक संदेश व्याख्या व्यापक रूप से किस पर निर्भर करती है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सांस्कृतिक संदर्भ पर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसके प्रकार संप्रेषण के अंतर्गत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग को वर्गीकृत किया जा सकता है? किस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग को वर्गीकृत किया जा सकता है? एक तरफा, दो तरफा, एक तरफा गैर मौखिक या दो तरफा गैर मौखिक? देखो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या है दोस्तों, यानी कि एक जगह से अगर हम वार्तालाप कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर सीएम बैठा है और यहाँ पर डीएम बैठे हैं, कहीं पर भी दोस्तों इनके बीच में ऑडियो से बात हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि भाई सीएम जो है इनसे तो बात कर रहा है और इनकी नहीं सुनेगा। ठीक है, तो देखो माना ये योगी जी हैं और ये जो बुलंद यानी कि बुलंदशहर, इलाहाबाद, यानी कि कहीं के भी जो है उत्तर प्रदेश के जिले के डीएम है, तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई योगी जी बात कर रहे हैं किसी डीएम से कॉन्फ्रेंस में तो डीएम की नहीं सुनेंगे। क्या ऐसा हो सकता है दोस्तों? नहीं हो सकता। देखो जब ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करते हैं तो क्या होता है, दो तरफा कम्युनिकेशन होता है, तो उसको बोलते हैं दो तरफा मौखिक, ऑप्शन नंबर बी। 36वां सवाल, वीसीआर पर
टेलीविजन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग का एक उदाहरण है वीसीआर। तो कभी कभी आपने सुना होगा, बड़ी बड़ी कैसेट लगती थी प्राचीन काल में, प्राचीन काल में नहीं, कुछ साल पहले, 2010 के आसपास पहले की बात है। तो बड़ी बड़ी, एक जैसे कि आप डीवीडी वगैरह देखते होंगे, सीडी डीवीडी, और उससे पहले थी वीसीआर। तो वीसीआर की एक कैसेट थी, उसको उसमें डिवाइस में लगाते थे, जब जो है उस पर टीवी लगती थी। तो वीसीआर पर टेलीविजन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग का जो एक उदाहरण है दोस्तों। अगर हम किसी कार्यक्रम का रिकॉर्डिंग करेंगे तो हम क्या कराएंगे, उसका समय स्थानांतरण, यानी कि समय को, उस समय की रिकॉर्डिंग को दोस्तों आगे बढ़ाएंगे, तो भाई आगे जो पीढ़ी आएगी वो भी इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एक कूटलेखन एनकोड संदेश की चार शर्तें प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। कौशल, दृष्टिकोण, प्रेषक का ज्ञान, और चौथा कौन सा होगा। एक कूटलेखन एनकोडेड संदेश की चार शर्तें प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। कौशल, दृष्टिकोण, प्रेषक का ज्ञान, प्रेषक माने सेंडर यानी कि भेजने वाले का ज्ञान, और चौथे में जो खाली स्थान उसमें क्या आएगा। वाशिम जी कह रहे हैं वीडियो कैसे थी रिकॉर्ड, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट आपकी हुआ है, मैंने बताया नहीं है। तो राइट आंसर है सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 38, संप्रेषण वृत्तीय होता है, यानी कि जब संप्रेषण तो वृत्तीय होता है तो उसमें क्या होता है। सवाल बहुत शानदार है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में आ रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। या इसको बोल सकते हैं रेखीय होता है, ठीक है, रेखीय, गोलाकार, वृत्ताकार। संप्रेषण जब वृत्ताकार या वृत्तीय होता है या गोलाकार होता है तब, देखो तो यहाँ पर क्या हो गया, क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इसको कि ये सेंडर हो गया, ठीक है, किसी संदेश को भेज रहा है किसी माध्यम के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर रिसीवर हो गया, रिसीवर प्राप्तकर्ता हो गया। और जब तक कोई, जब तक दोस्तों ये जो प्राप्तकर्ता है फीडबैक नहीं देगा तो वो क्या होगा, तब तक दोस्तों ये देखिए नहीं होगा। तो सवाल यही पूछ रहा है संप्रेषण, संप्रेषण जो है वृत्तीय कब होता है, जब दोस्तों कूटवाचक डिकोडर एक कूट लेखक एनकोडर हो जाता है। यानी कि देखो जब ये सेंडर है ये डिकोड करता है और ये एनकोड करता है, तो क्या ये समझ कर जब जब ये प्रतिक्रिया देता है तो क्या होता है, ये तो गोल गोल घूम जाता है। यानी कि अब समझिए, मैं तो कूटवाचक हूँ, ठीक है, मैं जो है डिकोड कर रहा हूँ, आप उस चीज को समझ रहे हैं दिमाग के माध्यम से, भाई आप क्या कर रहे हैं, एनकोड कर रहे हैं, और कमेंट के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, आप फीडबैक दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, गोल गोल घूम गया। आप मेरे ही सवालों को जो उत्तर है मेरे ही पास भेज रहे हैं, तो ये होता है एक वृत्तीय, वृत्तीय संप्रेषण होता है। तो कूटवाचक एक कूट लेखक हो जाता है, तब क्या होता है दोस्तों, वृत्तीय संप्रेषण होता है। 39, जन संप्रेषण यानी कि मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन के सूचना कार्य के रूप में किसका वर्णन किया गया है। प्रसार का, प्रचार का, निगरानी का, परिवर्तन का।
तो फ्रेंड देखो, जन संपर्क के माध्यम से तो सूचना कार्य के रूप में तो राइट आंसर है इसका प्रसार का। तो नंबर फर्स्ट, ठीक है। 40वां सवाल, लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौखिक संप्रेषण की सीमा को प्रतिबिंबित करता है? राजश्री कुमारी जी, वेलकम। दोस्तों, अगर आपको हमारा क्लास अच्छी लगा हो, जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर किसी को हमारा नेट हिस्ट्री नेट हिस्ट्री का क्रैश कोर्स या फुल कोर्स ज्वाइन करना हो तो कर सकते हैं। क्रैश कोर्स एक 500 रुपये का चल रहा है और एक 1000 रुपये का चल रहा है। और फ्रेंड्स, अगर किसी को हमारा फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो हमने अपनी जो प्राइस है वो कम कर दिए। 6 महीने का फुल कोर्स 3000 रुपये का है और 1 साल का 4000 का है और एक लाइफ टाइम का 5000 रुपये का है। बहुत सुनहरा मौका दोस्तों, ठीक है, आपको ज्वाइन करने का। और देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौखिक संप्रेषण की सीमा को प्रतिबिंबित करता है? हमारे पहले ही बैच में, जो अक्टूबर 2020 का जो बैच था, उसमें 5 जीआरएफ हुए, तो 5 जीआरएफ और 14 बच्चों ने नेट पास किया था। अब की बार ज्यादा बच्चा करेंगे, यानी कि दुगने का हमने टारगेट रखा है कि 10 जीआरएफ कम से कम और 20 से ऊपर नेट पास होना चाहिए हमारे बैच से की बार। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौखिक संप्रेषण की सीमा को प्रतिबिंबित करता है? तो राइट आंसर है यह परिवर्तनीय है। क्या कहा हुआ शब्द वापस नहीं लिया जा सकता? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर नंबर फर्स्ट। देखो, आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना दोस्तों, ठीक है। अगर आपको हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है या हमसे बात करनी है, हमारा नंबर है 8218345167। अगर व्हाट्सएप के थ्रू बात करनी है तो हमारा नंबर है 8755475312। संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है बासिम जी, टाइम पर लेते हैं मगर क्लास चली ही नहीं है।